और जो शेष भाग है उस भाग को ये गतिज ऊर्जा के लिए उपयोग में लेता है। ठीक है, पर इन सब चीजों को समझने के लिए हमें कुछ चीजों का अध्ययन करना पहले बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे यहां पर कार्यफलन। एक नई बात हम यहां पढ़ रहे हैं, कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? कार्यफलन किसी भी धातु के पृष्ठ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा है। धातु के पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जिसे ग्रहण करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ से मुक्त हो जाता है। या हम ये कहें कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की जो मात्रा है उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है एच व्यू नॉट। एच वी नॉट यानी कि जब भी आपकी तरंग की तरंग धैर्य दहली तरंग धैर्य आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर हो तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन के बराबर होती है। प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, एक फोन आ गया था जरूरी, तो मैं फिर से बात कर रहा था, फिर से वापस से आता हूँ। तो हमें बहुत जरूरी चीज समझना यहाँ पे जरूरी है कि एक धातु है। हम सब जानते हैं कि धातु में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं उसके जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नाभिक से जो आकर्षण होता है वो बहुत दुर्बल होता है और कमरे के ताप पर प्राप्त ऊर्जा के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाता सॉरी परमाणु के जो बाह्यतम कोश है उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन धातु के पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद में जो परमाणु जो शेष परमाणु है जो कि एक धनावेशित भाग होता है इसके बीच में जो एक आकर्षण होता है उस आकर्षण के कारण धातु के पृष्ठीय आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आ पाता है। परमाणु से तो बाहर आ गया लेकिन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आ पाता है। धातु के पृष्ठ से बाहर आने के लिए इसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पदार्थ में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी पदार्थ में किसी भी धातु में धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कार्यफलन किसे कहते हैं? कार्यफलन किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की जो मात्रा है उसको कार्यफलन कहते हैं। और जब भी धातु के पृष्ठ पर दहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तब ऐसी स्थिति में हम ये जो प्रकाश के फोटोन की जो ऊर्जा है उसको कार्यफलन के बराबर कह सकते हैं। तो कार्यफलन जो है वो उस फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है जो कि दहली आवृत्ति की तरंग में उपस्थित होता है या दहली आवृत्ति के प्रकाश में उपस्थित होता है। तरंग कहना यह मुनासिब नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए व्याख्या दी या समीकरण दिया तो उसको हम अब डिटेल में समझेंगे। उन्होंने क्या कहा? पहली बात कि जब भी किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन होता है, मैं फिर से बात को दोहरा रहा हूं कि जब भी किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन होता है तो धातु से प्रकाश की अन्योन्य क्रिया में जो प्रकाश है वो
तरंग की भांति व्यवहार नहीं करके कण की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकाश को बहुत सारे प्रकाशीय कणों, प्रकाशीय ऊर्जा के क्वांटाओं, जिन्हें फोटोन कहते हैं, का समूह माना जा सकता है। नंबर 1 बात। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रास्ते में इसे हम फोटोन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। रास्ते में तरंग की तरह ही हो सकता है व्यवहार करे, लेकिन जब ये अन्योन्य क्रिया कर रहा है तब इसका जो व्यवहार है। अब ये आप सोच रहे होंगे भी रास्ते में तरंग और बाद में फोटोन कैसे बन गया, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का कोई साइंटिफिक ठप्पा नहीं लगा है कि जो प्रकाश है वो पूर्णतः तरंग है या पूर्णतः कण है, क्योंकि प्रकाश से संबंधित कुछ परिघटनाओं को प्रकाश को तरंग मान के समझाया जा सकता है, कण मान करके नहीं समझाया जा सकता। और कुछ परिघटनाएं ऐसी हैं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इन परिघटनाओं को प्रकाश को कण मान के समझाया जा सकता है, तरंग मान के नहीं समझाया सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो द्वैती प्रकृति का होता है, दोगली प्रकृति का, दो प्रकार प्रकृति का होता है। ये कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है और ये तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। पर्टिकुलर एक तरीके का व्यवहार इसका हम यहां पर नहीं बता सकते। खैर, वापस हम यहां पर आ रहे हैं बात पर। तो हम कहा कि जो प्रकाश है उसकी धातु से अन्योन्य क्रिया में प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि प्रकाश जो कण की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम प्रत्येक कण को फोटोन कहते हैं, तो फोटोन की इलेक्ट्रॉन से जो अन्योन्य क्रिया है वो 1 to 1 है, एक से एक की अन्योन्य क्रिया है। यानी फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है, ये ऊर्जा को बांटता नहीं। और नंबर 3 बात कि फोटोन जब किसी धातु पर आपतित होता है, या प्रकाश जब फोटोन के रूप में किसी धातु पर आपतित होता है, तो फोटोन की जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो इस ऊर्जा के 2 पार्टीशन हो जाते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन में एक हिस्सा जो है ऊर्जा का, वो इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु के, इस धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए कार्यफलन के रूप में काम में आता है, और जो शेष हिस्सा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में। अब मान लीजिए कि जो परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, धातु के पृष्ठ में है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, और इसको बाहर निकालने के लिए 3 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। 3 जूल। तो ये जो 3 जूल ऊर्जा है ये इसका कार्यफलन हो गया। ठीक है। अब मैंने इस पर एक प्रकाश आपतित कराया धातु के पृष्ठ पर, जिसकी ऊर्जा 7 जूल थी। इसकी ऊर्जा कितनी थी? 7 जूल थी। तो 7 जूल ऊर्जा में से जो 3 जूल ऊर्जा है वो तो काम आएगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो बची हुई 4 जूल ऊर्जा है वो 4 जूल ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है फोटोन की, उसके 2 भाग हो गए। एक भाग जो है वो किस काम में आया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कार्यफलन के रूप में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की गतिज। ये एक फोटोन की ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन में जो कन्वर्जन हो रहा है उसकी बात हो रही है। सारे फोटोनों की जो कन्वर्जन होगा वो इसी प्रकार से होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों में, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों में इसी प्रकार से ट्रांसफर होगी। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं तो कार्यफलन का जो मान है फाई नॉट, वो तो हो गया HV नॉट। ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर मैं ऐसे फोटोन की बात करूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करूं जिसकी ऊर्जा सर्वाधिक है। ठीक है। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4। इसका जो, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो कार्यफलन है वो है मान लीजिए 2 जूल। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो है मान लीजिए कि -2 जूल। इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो है -3 जूल। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो है -4 जूल, और इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो है -5 जूल, मान लीजिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कार्यफलन है उसका मान अलग अलग है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन का मान 5 जूल है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन का मान -4 जूल है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन का मान -3 जूल है, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन का मान -2 जूल है। इससे एक बात तो पता चल गई कि धातु के प्रश्न में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए कार्यफलन का मान बराबर नहीं होता है। तो धातु का कार्यफलन हम किसको मानेंगे? उस इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन को, या उस इलेक्ट्रॉन के को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को, जिसे हमें कम से कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा था कार्यफलन क्या है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 5 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी।
तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 4 जूल, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 जूल और पहले इलेक्ट्रॉन को 2 जूल। तो ये 2 जूल ही कार्यफलन हो गया हमारा। लेकिन अगर मैं हर इलेक्ट्रॉन, ये तो धातु का कार्यफल, 2 जूल तो हुआ धातु का कार्यफल, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन की बात करूं तो वो अलग अलग। धातु का कार्यफलन तो हमने कहा, क्या कहा, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए जिस पर, वो ऊर्जा, वो न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन है। लेकिन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो वो कार्यफलन जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा। अब मैंने एक फोटोन आपतित कराया, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। एक फोटोन आपतित कराया मैंने जिसकी ऊर्जा थी 7 जूल, ठीक है। ऐसे ही मैंने 4 फोटोन आपतित कराए। जब प्रकाश जो आपतित करा उनमें चार फोटोन थे। पहले फोटोन ने पहले इलेक्ट्रॉन से क्रिया की, दूसरे ने दूसरे से, तीसरे ने तीसरे से, चौथे ने चौथे से। क्योंकि सभी फोटोनों की ऊर्जा बराबर है, यानी प्रत्येक की ऊर्जा 4 जूल है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन की जो 7 जूल ऊर्जा है उसमें से 2 जूल ऊर्जा तो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए काम में लेगा और 5 जूल जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में। इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने के लिए 3 जूल ऊर्जा काम में लेगा और बची हुई 4 जूल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में। तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए 4 जूल ऊर्जा काम में लेगा और बची हुई 3 जूल ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिज ऊर्जा के रूप में काम में लेगा। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो 5 जूल ऊर्जा बाहर निकलने के लिए काम में लेगा और बची हुई 2 जूल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में काम में लेगा। ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो हम ये कहेंगे कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा है वो इस इलेक्ट्रॉन की। यानी कि अगर आपको इन इलेक्ट्रॉनों को जो कि प्लेट सी से निकल करके प्लेट ए की तरफ जा रहे हैं, संग्राहक प्लेट की तरफ जा रहे हैं, अगर इसको रोकना है तो संग्राहक प्लेट पर आपको निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। अब निरोधी विभव जो हम लगावें वो कितना कार्य करना चाहिए या उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितनी होनी चाहिए कि वो किन इलेक्ट्रॉनों को रोक सके, तो हम कहेंगे भाई निरोधी विभव ने अगर पहले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, इतनी ऊर्जा लगाई कि पहले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो समझ लो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। और अगर पहला इलेक्ट्रॉन नहीं रुका तो एक भी नहीं रुकेगा। मान लीजिए कि निरोधी विभव हमने इस प्रकार से लगाया कि निरोधी विभव के कारण ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है जिनकी प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी है, अलग अलग है, ये इस प्लेट से निकले, एक 5 जूल गतिज ऊर्जा का, एक 4 जूल गतिज ऊर्जा का, एक 3 जूल गतिज ऊर्जा का और एक 2 जूल गतिज ऊर्जा का। मैंने प्लेट ए पर निरोधी विभव इस प्रकार से लगाया कि इस निरोधी विभव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस विद्युत क्षेत्र ने जो कार्य किया है वो कार्य 5 जूल है। अब देखो, जो विद्युत क्षेत्र जब लगता है ना, तो ये मत सोचना कि भाई 5 जूल इस पर ही लगेगा, ये सभी पर 5-5 जूल लगेगा। सॉरी, विद्युत क्षेत्र 5-5 जूल नहीं, विद्युत क्षेत्र की वजह से जो कार्य किया जाएगा वो सभी पर बराबर बराबर किया जाएगा। इनको रोकने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य पहले इलेक्ट्रॉन पर भी 5 जूल होगा, दूसरे पर भी 5 जूल होगा, तीसरे पर भी 5 जूल होगा और चौथे पर भी 5 जूल होगा। आप ये नहीं समझे कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन, एक की गतिज ऊर्जा 5 जूल, दूसरे की 4 जूल, तीसरे की 3 जूल और दूसरे की जो चौथा है उसकी 2 जूल है, तो टोटल जो है हमको 14 जूल ऊर्जा लगानी पड़ेगी इन सबको रोकने के लिए। नहीं, इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक चुंबक के सामने लोहा रख दिया, 2 लोहे की कील रख दी, ठीक है। चुंबक छोटा है तो क्या वो एक ही कील को आकर्षित करेगा या दोनों को आकर्षित करेगा? एक कील को आकर्षित करेगा या दोनों को आकर्षित करेगा? सुन पा रहे हैं आप मेरी बात को? बताएं, एक कील को आकर्षित करेगा कि दोनों को? दोनों को। और अगर मैं 10 कीले रख दूं तो? और अगर मैं 10 कीले रख दूं तो? अगर मैं 10 कीले रख देता हूं चुंबक के चारों तरफ, तो क्या वो 10 किलो को आकर्षित कर लेगा? हाँ, सिर्फ 10 को करेगा। चलो अब एक और उदाहरण ले रहे हैं अपन। वही चुंबक रखा हुआ है, उसके राइट में एक कील मैंने रखी। जब वो चुंबक उस कील को आकर्षित करेगा तो चुंबक, वो कील जो है वो तेजी से चुंबक की तरफ आएगी, उसका कोई ना कोई वेग होगा। अब अगर मैं उसके लेफ्ट में, चुंबक के लेफ्ट में एक कील और रख देता हूं, तो मुझे ये बताओ कि उस एक कील को और रखने पर जो पहली कील है उसके जो चुंबक की तरफ आकर्षित होने की जो क्षमता है या उसका जो वेग है, जिस वेग से वो आकर्षित हो रही है, जितनी तेजी से आकर्षित हो रही है, उसमें कुछ कमी या वृद्धि होगी?
नहीं सर। हम नो कहेंगे नहीं, नो सर, समान क्योंकि चुंबक एक समान रूप से सभी पर बल लगा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो प्लेट ए है, इस प्लेट ए के द्वारा सब पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सब पर एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र लगा सकता है। तो अगर हमने इस 5 जूल ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लिया तो सारे के सारे रुक जाएंगे। ये जो 5 जूल ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको रोकने के लिए जो आवश्यक विभव लगाएंगे उसको हम कहेंगे निरोधी विभव। यानी कि निरोधी विभव अगर आपको निकालना है तो आपको उस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होगा जिसकी ऊर्जा अधिकतम होगी, और हम कहेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी उसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ये निरोधी विभव के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगी, निरोधी विभव द्वारा, यानी EV0 के बराबर होगी। अब हम आइंस्टीन के ये जो एजम्पशन उसने माने, उस एजम्पशन के आधार पर एक इक्वेशन निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, इसका जो मान है वो कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसके योग के बराबर होती है। फोटोन ने जितनी भी ऊर्जा दी वो कार्यफलन के रूप में काम आई और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आई। तो अब अगर मैं इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर कि फोटोन की, आपतित फोटोन की ऊर्जा, धातु का कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये जो इक्वेशन लिखी जा रही है ये मैक्सिमम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये ध्यान रखना। ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जिस पर दहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन अलग आएगी। हम केवल उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी जिसका कार्यफलन धातु के कार्यफलन के बराबर है, और एक पदार्थ में अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये संभावना है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, पर हम मान रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कहूंगा भाई, फोटोन की ऊर्जा E बराबर, उसने कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो काम में ली बाहर निकलने के लिए, और बाकी जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा की। लेकिन मैंने ये भी कहा था, ये भी देखा था कि जिसकी ऊर्जा -2 जूल थी, सब पहले इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा थी, दूसरे की -3 जूल थी, फिर -4 जूल, फिर -5 जूल, तो -2 सबसे बड़ा होगा, माइनस की संख्या है सबसे बड़ी होगी, माइनस की संख्या जो दिखने में छोटी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो सबसे अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है उसको जब फोटोन आपतित कराया जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना वो सबसे अधिक होगी, इसलिए यहां पर हम K की जगह लिख सकते हैं K मैक्सिमम, Km, ठीक है, K मैक्सिमम। अब अगर मैं इनके मान रखना चाहूं तो हमने देखा था कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसका मान होता है h न्यू, ठीक है, बराबर जो कार्यफलन है उसका मान होता है h न्यू नॉट, प्लस जो K मैक्सिमम है उसका मान आप चाहो तो यहां पर 1/2 mv² लिख सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, और चाहो तो EV0 लिख सकते हो। अभी मैं हाफ में mv² लिख रहा हूं, ठीक है ना, हाफ mv² ही लिख रहा हूं, बाद में हम EV0 लिखेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब इस ये HV नॉट को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊं, दूसरी तरफ लेकर के जाऊं तो हमारे पास में क्या आएगा, HV, या यही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, HV नॉट, ठीक है, प्लस हाफ mv² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EV नॉट। अभी अभी हमने देखा था कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होता है उसको रोकने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो हमें निरोधी विभव से प्राप्त होती है, EV0, ठीक है। गलती से मैंने पहले भी V0 लिख दिया है तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, HV बराबर HV नॉट प्लस EV0, ठीक है। ये हमारे पास में एक समीकरण है। आप इस HV नॉट को अगर दूसरी तरफ लेके जाओगे तो आपके पास में जो है वो कुछ इस तरह का समीकरण आ जाएगा, इस तरह का समीकरण आ जाएगा। देखिए HV नॉट को दूसरी तरफ लेके चले गए तो हमारे पास में आ गया HV माइनस HV नॉट बराबर EV0,
ठीक है, एच कॉमन दोनों में से, व्यू माइनस व्यू नॉट इक्वल्स टू ई वी नॉट। व्यू आवृत्ति को बताता है, वी नॉट जो है वो निरोधी विभव को बताता है। अब आप चाहो तो ये तो एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसी तरह की और इक्वेशन भी लिख सकते हो, एच व्यू माइनस व्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम, जो कि एक अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर था। एम ए एक्स आएगा, एक्स लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। एच व्यू माइनस व्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम की जगह लिख सकते हो 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। अब देखो जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या क्या आया, 1/2 आया, एम आया और वी का स्क्वायर। ना तो 1/2 नेगेटिव होता है, ना तो एम नेगेटिव होता है, और वी का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो हाफ एम और वी स्क्वायर तीनों ही पॉजिटिव, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया। अब इस इक्वेशन को एक रूप और दिया जा सकता है, अलग अलग तरह के रूप दिए जा सकते हैं। ये कोई आप ये मत समझो कि डेरिवेशन चल रहा है, हम अलग अलग तरह के इक्वेशन निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से। हम सब जानते हैं व्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, ये हम यहां रख दें तो ये हो जाएगा एच व्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। दहली आवृत्ति के संगत जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या था, तो दूसरी तरफ हमारे पास में जो है वो ईवी नॉट है, ठीक है, बराबर ईवी नॉट। आप चाहो तो ईवी नॉट की जगह के मैक्सिमम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो के मैक्सिमम की जगह 1/2 एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। यानी ये जो तीनों राशियां दी हुई है इन तीनों में से कोई भी एक इस राशि के इक्विवेलेंट लिखी जा सकती है। सी को कॉमन ले ले तो हो जाएगा एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और जो राइट में राशि है वो एज इट इज रहेगी। अब राइट में आप चाहो तो ईवी नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ईवी नॉट नहीं लिखना चाहे, भाई मुझे तो गतिज ऊर्जा लिखनी है, गतिज ऊर्जा लिख दिए के मैक्सिमम नॉट के मैक्सिमम। कोई कहे भाई मैं गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम नहीं लिखूंगा, मैं तो इसका मान लिखूंगा 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गए। इन इक्वेशंस को ये जो हमने निकाली है, तरह तरह की 4-5 इक्वेशन निकाली, इन सबको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहा जाता है। ये सारी इक्वेशन प्रकाश विद्युत समीकरण के रूप में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी इक्वेशन हमने निकाली है। एक इक्वेशन के अलग अलग रूप थे, तो ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से पहली इक्वेशन को हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहेंगे, दूसरी इक्वेशन को प्रकाश विद्युत समीकरण कहेंगे। ये भी प्रकाश विद्युत समीकरण का है, ये भी प्रकाश विद्युत समीकरण 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 है, क्योंकि एक ही समीकरण के अलग अलग रूप है, ठीक है। अब इस प्रकाश विद्युत समीकरण से जो आइंस्टीन है उन्होंने पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। अब कैसे की, तो सबसे पहले तो जो ग्राफ आता था उस ग्राफ पर हम चलते हैं। हमने देखा कि एक ग्राफ हमारे पास में आता था ईवी नॉट, एक इक्वेशन थी हमारे पास में, सॉरी, ईवी नॉट बराबर एच व्यू माइनस एच व्यू नॉट। अगर मैं इस ई को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा वी नॉट बराबर एच व्यू अपॉन ई माइनस एच व्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है। अगर मैं इसको और सही तरीके से लिखना चाहूं तो देखिए ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, वी नॉट बराबर एच अपॉन ई इंटू व्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू व्यू नॉट, ठीक है। इस समीकरण को अगर आप मिलान करोगे तो आप देखोगे कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता व्यू और वी नॉट के बीच में, तो दोनों की घात 1-1 है, ग्राफ सरल रेखा आना चाहिए। और अगर मैं वी को y मानूं, वी नॉट को y मानूं, व्यू को x मानूं, तो h अपॉन ई जो है वो हो गया हमारे पास में m, और ये जो बचा हुआ है इस पूरे को c मान लेते हैं, तो ये समीकरण हो गया y बराबर mx प्लस c का रूप। ये समीकरण जो है एक सरल रेखा का समीकरण है, और जब समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है तो जो ग्राफ होता है x और y में वो कैसा बनता है, वो हमेशा एक सरल रेखा बनता है। जो ग्राफ हमेशा कहां से शुरू होगा, जहां से शुरू होगा वो तो हो गया c, और इस सरल रेखा का जो ढाल है वो होगा m। तो अगर मैं इस हिसाब से ये ग्राफ बनाना चाहता तो y की जगह हमारे पास में इस समीकरण में कौन है, निरोधी विभव, x की जगह कौन है, आवृत्ति व्यू, ठीक है।
आवृत्ति व्यू, और जो सी है उसका मान ऋणात्मक है, आप देख सकते हो ये माइनस, यानी ये ग्राफ माइनस से शुरू होगा, ये माइनस माइनस, और उसके बाद आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो माइनस वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, वो मैंने कैसे बनाया है, डैश 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 से। डैश 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 का मतलब ये है कि ये हिस्सा उपस्थित नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो उसका कारण भी हम समझेंगे। देखिए इस बिंदु की अगर मैं बात करूं, इस बिंदु की, तो ये जो बिंदु है वो आवृत्ति अक्ष पर है। कौन से अक्ष पर है, आवृत्ति अक्ष पर। हमेशा याद रखना कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान। तो यहां पर x अक्ष कौन है, आवृत्ति। ये बिंदु कहां पर है, आवृत्ति अक्ष पर है। हमने देखा ये कहां पर आ रहा है, आवृत्ति अक्ष पर आ रहा है। यानी इस अक्ष पर y अक्ष पे कौन है, निरोधी विभव। इस बिंदु के लिए निरोधी विभव का मान 0 होगा। अगर मैं यहां पर रख दूं निरोधी विभव का मान 0 रख दूं, तो देखो ये निरोधी विभव v नॉट, इसकी जगह 0 रख देते तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर h व्यू अपॉन ई माइनस h व्यू नॉट अपॉन ई। ये जो समीकरण हमने लिखी हुई है उसी समीकरण से हमारे पास में आया है। ठीक है, ये समीकरण थी, इसमें वी नॉट की जगह 0 रख दिया, बाकी एज इट इज आ गया। देखो वी नॉट को हटा दिया और इसकी जगह 0 रख दिया। केवल इस बिंदु के लिए निकाल रहा हूं मैं, इस बिंदु पर। अब अगर आप यहां से ये जो एच वी नॉट है इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, तो क्या आएगा आपके पास में, मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो आपके पास में आ जाएगा एच व्यू नॉट प्लस में अपॉन ई, और इस तरफ आ जाएगा एच व्यू अपॉन ई। ये नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, एच से एच कट गया, ई से ई कट गया, यानी व्यू नॉट बराबर आ गया व्यू। यानी कि इस समय जो आवृत्ति है उसको हम कहेंगे दहली आवृत्ति। ठीक है, ये इसका मतलब ये आवृत्ति हो गई दहली आवृत्ति। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट पर निरोधी विभव का मान तो होगा जो y अक्ष पर जहां पर ये काटेगा, और इस पॉइंट पर आवृत्ति का मान होगा ये। ठीक है, यानी कि ये अगर आप देखोगे ये वाला जो बिंदु है जिसको मैं नंबर देता हूं नंबर एक बिंदु जो है, इस पर आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से ज्यादा है या कम है। इस बिंदु पर जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति, और आवृत्ति का जो मान है, देखो ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है ना, ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका है। आपको ये ग्राफ जो बना हुआ है उसी में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हमने ये निकाल लिया कि जहां पर ये इस अक्ष को काट रहा है ये आवृत्ति क्या है, दहली आवृत्ति है। इसका मतलब इससे इधर जाओगे, इधर जितने भी पॉइंट होंगे वहां आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा, और इसके इधर जितने भी पॉइंट होंगे, ये जो मैंने लाल लाइन लगाई है, इसके इधर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब दहली आवृत्ति से कम। तो दहली आवृत्ति से कम पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित ही नहीं होगा। इसका मतलब इससे पीछे वाला हिस्सा संभव ही नहीं है, इसलिए इससे पीछे वाले हिस्से को क्या बनाया हुआ है, डैश 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 बनाया हुआ है। ये जो डैश डैश बनाया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है वो दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होता है, और जब उत्सर्जन ही नहीं होगा तो आइंस्टीन का समीकरण काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आइंस्टीन तो कहते हैं कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता, यानी ये समीकरण उस समय फेल हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता क्यों नहीं, ये प्रूव करके बताओ। तो प्रूव कर देते। हमारे पास में एक समीकरण आया था बच्चों, एच व्यू माइनस व्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये जो आवृत्ति व्यू है इसका मान दहली आवृत्ति से कम है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो कोष्टक वाली राशि है इसका मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि भाई छोटी राशि में से हम बड़ी राशि घटा रहे तो नेगेटिव आएगा। यानी कोष्टक वाली राशि का मान नेगेटिव हो गया, एच का मान पॉजिटिव होता है।
तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बराबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, बराबर के मैक्सिमम। ये जो v है ना, वो माइनस नेगेटिव के में लास्ट में वी आता है, इसलिए अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। तो के मैक्सिमम का मान जो है वो किस में आ रहा है अपने पास में? ऋणात्मक। लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है, हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर। इसमें 1/2 प्लस है, एम भी प्लस और v का स्क्वायर लिया है, तो ये तो हमेशा ही प्लस होगा भाई। द्रव्यमान ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। 1/2 तो संख्या है जो क्लियरली लिखी हुई है कि प्लस में है, और वेग ऋणात्मक हो सकता है लेकिन उसका स्क्वायर लिया तो ये भी प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, यानी गतिज ऊर्जा का मान हमेशा क्या आना चाहिए? धनात्मक। लेकिन यहां क्या आ रहा है? ऋणात्मक। इसका मतलब ये क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जब भी प्रेक्षित होगा तब इस व्यू का मान व्यू नॉट से कम नहीं हो सकता है। यह संभव ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि आवृत्ति का मान, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो फोटोन हमें चाहिए उसकी आवृत्ति का मान अगर दहली आवृत्ति से कम हो गया तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो फोटोन चाहिए उसकी आवृत्ति या तो दहली आवृत्ति के बराबर हो और या दहली आवृत्ति से ज्यादा हो। तो हम क्या कहेंगे कि इस समीकरण से पता चलता है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, क्योंकि अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता तो उसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए थी, और दुनिया में किसी की भी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हमने ये देखा कि आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है कि आवृत्ति बढ़ा देने से, देखो हमारे पास समीकरण क्या है? एच व्यू माइनस एच व्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम। ठीक है, दोनों में से एच कॉमन आ गया, व्यू माइनस व्यू नॉट बराबर के मैक्सिमम। अब अगर हम आवृत्ति को बढ़ा देते, दहली आवृत्ति तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, वो तो कांस्टेंट है। मान लो कि इसका मान जो है वो है 2 हर्ट्ज, सपोज दहली आवृत्ति का जो मान है वो है 2। ठीक है ना? अब अगर मैं 3 आवृत्ति का आपतित कराऊं तो एच व्यू माइनस व्यू नॉट का मान 3 - 2 आएगा, यानी कि 1 इंटू एच हो जाएगा। और अगर मैं आवृत्ति बढ़ा करके इस आवृत्ति का मान कितना कर दूं? 4 कर दूं, तो अब 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। यानी आवृत्ति बढ़ने से जो कोष्टक वाली राशि उसका मान बढ़ जाएगा, और उसका मान बढ़ने से के मैक्सिमम यानी गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर इसको वर्बली हम समझना चाहें तो हम कहेंगे कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो गतिज ऊर्जा है, जो कार्यफलन है, उसका मान 2 जूल है। ठीक है, यदि हम आवृत्ति में वृद्धि करें तो इसका मतलब फोटोन की जो ऊर्जा है एच व्यू, उसमें भी वृद्धि होगी। और अगर उसमें वृद्धि होगी तो मान लीजिए पहले 5 जूल ऊर्जा का फोटोन हमने आपतित कराया, जिसमें से 3 जूल ऊर्जा जो है, सॉरी 2 जूल ऊर्जा जो है वो कार्यफलन के रूप में काम आ गई, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 3 जूल। अब मैं आवृत्ति बढ़ा देता हूं, आवृत्ति व्यू का मान बढ़ा दिया, फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई। फोटोन की ऊर्जा बढ़ गई तो मान लीजिए कि अब ये 7 जूल फोटोन आपतित हो रहा है। 7 जूल में से 2 जूल कार्यफलन के रूप में उपयोग में ले गया, तो बच गया कितना? 5 जूल, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो हम ये कहेंगे कि आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और अधिक ऊर्जा प्राप्त होने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। लेकिन आवृत्ति बढ़ाने से फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि पहले आवृत्ति का मान जब कम था, जब व्यू 1 था, तब जो आपतित फोटोन है उनकी संख्या 10 थी, तो अब जब आवृत्ति का मान व्यू 2 कर दिया है तब भी आपतित फोटोनों की संख्या कितनी है? 10 ही है। मैंने बनाए कम है लेकिन बोल में 10 रहा हूं। या मान लो कि 6 है, ये 6 थी पहले भी और अब भी 6 है। ठीक है, अब ये हमने आपतित कराए, पहले व्यू 1 आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराए, यानी 6 फोटोन आपतित कराए,
तो ये 6 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉनों से अनुक्रिया करेंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉनों से। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 6 से क्रिया करेंगे तो 6 बाहर निकलेंगे। आवृत्ति बढ़ा दी, फोटोनों की संख्या बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। इसका मतलब अब भी 6 ही फोटोन आपतित हो रहे हैं, तो अब भी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आवृत्ति बढ़ाने से फोटोनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो फिर मुझे बताओ कि आवेश की मात्रा में परिवर्तन होगा क्या? क्योंकि आवेश की मात्रा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, और आवेश की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, प्रति सेकंड उत्सर्जित आवेश की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, तो क्या अधिकतम धारा के मान में वृद्धि होगी? क्योंकि अधिकतम धारा सभी इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहती है, कम धारा कुछ इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अधिकतम धारा सभी इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ी, पर फोटोन की ऊर्जा बढ़ी, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ी, लेकिन फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ी। इस वजह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी कोई वृद्धि नहीं हुई, और हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त धारा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि संतृप्त धारा तब बढ़ती है जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ी आवृत्ति बढ़ाने से, इसलिए संतृप्त धारा के मान में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन आवृत्ति बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई है, इसलिए इसे अब रोकने के लिए आपको पहले की तुलना में ज्यादा निरोधी विभव आरोपित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, और उसको रोकने के लिए ज्यादा निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। और अगर मैं बीच के स्टेप को काट दूं तो मैं कह सकता हूं कि आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव बढ़ेगा। सिंपल बात हो गई। यानी हमने 3 चीजें सीख ली, एक चीज तो हमने 3 नहीं, कुछ 4 चीजें सीख ली। एक चीज तो हमने ये सीखी कि आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता तो उसकी गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती, लेकिन गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा कि आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और इस वजह से निरोधी विभव बढ़ेगा। और हमने ये देखा भी था कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके परीक्षण में भी हमारे पास में ये आता था कि आवृत्ति बढ़ाने से जो निरोधी विभव है उसका मान बढ़ जाता है, निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है। एक और चीज कि आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ती, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बढ़ती, इसलिए संतृप्त धारा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और यह भी हमने ग्राफ में देखा था कि आवृत्ति बढ़ाने से संतृप्त धारा जो है वो कांस्टेंट रहती है, केवल जो परिवर्तन होता है वो किस में परिवर्तन होता है? संतृप्त धारा में परिवर्तन नहीं होकर के निरोधी विभव के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हमने आवृत्ति का प्रभाव देखा। अब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है उसके अकॉर्डिंग हम आवृत्ति में परिवर्तन करने पर क्यों इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि मौसम की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करके और फिर हम कल पढ़ेंगे जो भी हमें पढ़ना है। तो अब तीव्रता का प्रभाव देख लेते हैं। देखिए, तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है कि जो प्रकाश है उसकी कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बढ़ी, इसलिए फोटोनों की ऊर्जा तो नहीं बढ़ेगी। अब फोटोनों की ऊर्जा बढ़ी नहीं, लेकिन जो कुल ऊर्जा है वो बढ़ गई। मैं ये कहूं कि आपकी कक्षा में 10 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे के पास में 10-10 रुपए थे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आपकी कक्षा में रुपए बढ़ाने लेकिन प्रत्येक बच्चे के रुपए नहीं बढ़ाने, तो आप क्या कहोगे कि साहब 5 बच्चे और डाल दो क्लास में, 6 बच्चे और डाल दो क्लास में, यानी बच्चों की संख्या बढ़ा दो। तो तीव्रता बढ़ाने पर
जो प्रकाश आपतित होता है उस प्रकाश में फोटोनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। अब चूंकि 1 सेकंड में प्लेट सी पर आपतित फोटोनों की संख्या ज्यादा हो गई है, अब चूंकि ये संख्या बढ़ गई है इसलिए ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी तीव्रता बढ़ाने पर आपतित फोटोनों की प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है, इससे प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इससे जो संतृप्त धारा है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। यानी तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा का जो मान है वो बढ़ जाता है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए फोटोन की ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए फोटोन जो है वो अपनी ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो उतनी ही देगा जितनी कि ये कम तीव्रता के प्रकाश में दे रहा था। और चूंकि फोटोन ने जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी है वो नहीं बदली, इसलिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी तो उसको रोकने के लिए लगाया गया विभव भी नहीं बदलेगा। उसको रोकने के लिए लगाया गया विभव भी नहीं बदलेगा, यानी तीव्रता बदलने पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक अंतिम एक्सप्लेनेशन यानी अंतिम व्याख्या इस पूरे मैटर की वो ये है कि चूंकि ये अनुक्रिया एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया है, एक फोटोन अपनी सारी की सारी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को परमाणु धातु के पृष्ठ से बाहर आने के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने में अतिरिक्त समय नहीं लगता है, और जैसे ही वो फोटोन से ऊर्जा लेता है तुरंत इसका उत्सर्जन हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोटोन की इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन और फोटोन के आपतन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। ये हमने यहां पर समझा कि कैसे तीव्रता जो है वो निरोधी विभव और संतृप्त धारा को प्रभावित करती है, आवृत्ति कैसे निरोधी विभव और संतृप्त धारा को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत क्यों हो जाता है। क्योंकि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से वो सभी परिघटनाएं जो तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाने में हम असफल रहे थे, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा हमने उन सभी परिघटनाओं को अच्छे से समझ लिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल